बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। उफ मामा, आप इतनी तेज़ रंग की लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं? क्या आप कहीं जा रही हैं? आयशा ने सवालिया नज़रों से माँ की जानिब देखा। नो डियर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर पर ही हूँ। आसफा बेगम ने मुस्कारे का आखिरी कोट लगाकर बड़ी ही शान से दुपट्टा गले में डाला और अपनी शख्सियत का मुआयना ऐसे किया जैसे आईने के सामने वाकई किसी मुल्क की मलिका खड़ी हो। मामा, जब आप कहीं नहीं जा रही तो फिर क्यों इतना बनसवर रही हैं? आयशा का लहजा जच कर देने वाला था। ओह नो, तुम भी ना बिल्कुल अपने बाप पर चली गई हो। अगर मैं घर में हूँ तो क्या मैं बन सवर नहीं सकती? ज़रूरी है कि तैयार होकर बाहर ही जाया जाए? आसफा बेगम ने गुस्से से आयशा की जानिब देखा। उसके गुलाबी गाल और सफ़ेद रंगत कुछ सुर्खी माइल हो चुकी थी। यकीनन इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर मामा, मेरी दोस्तों की अम्मियाँ तो घर में ऐसे तैयार होकर नहीं रहती। इसने खोजती नज़रों से माँ की जानिब देखा। तो तुम क्लास की फैमिलीज़ में दोस्ती करो ना। अब तुमने मिडिल क्लास फैमिलीज़ में दोस्तियां कर रखी हैं। जाहिर है दर्जन बच्चे संभालने और किचन में काम करने वाली औरतों के पास कहाँ इतना टाइम होगा कि वो बने संवरे। आसफा बेगम ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए जवाब दिया, वरना इनका बस नहीं चल रहा था कि एक ज़ोर का थप्पड़ आयशा के गाल पर रसीद कर दें। लेकिन मामा, मुझे प्रॉब्लम किसी और बात से है, आयशा ने सख्ती से कहा। शायद वो असल मुद्दा जानना चाह रही थी। क्या मतलब? आसफा बेगम ने शोल्डर कट बालों को क्लिप की मदद से जूड़े की शक्ल देने की कोशिश की। जब बाबा तबलीगी दौरों से वापस आते हैं तो तब आप क्यों सादगी के लिबादे में उनसे मिलती हैं? आप इस वक्त क्यों नहीं बनती संवरती? हालांकि शोहर के लिए तैयार होने का हक हर बीवी को है। फिर बाबा की मौजूदगी में आप क्यों इतना तंग होती हैं? आप उस वक्त क्यों पोस्ट करती हैं कि आप एक सादगी पसंद बीवी हैं? आयशा ने तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल की। माइंड योर लैंग्वेज, हद हो गई है, बोले जा रही हो। आजकल तुम किसकी सोबत में रह रही हो आयशा? आसफा बेगम ने अपने तेज तेज चलते सांस पर काबू पाते हुए आयशा को घूरा। मामा, मैं किसकी सोबत में रहूंगी? बाबा के तबलीगी दौरे 3-3 माह तक जारी रहते हैं। आप घर में होते हुए भी नहीं होती। अभी भी आप जिसके इंतज़ार में हैं, आप उनके साथ बाहर चली जाएंगी। फिर मैं और मेरी तन्हाई में दीवारों से बातें करूंगी और अपनी तन्हाई से खेलूंगी। आयशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर क्या चाहती हो तुम? चोरी का एहसास आसफा बेगम के चेहरे पर नुमाया था। बड़े ही सलीके से किया गया मेकअप भी इस एहसास को छुपा नहीं सका। मामा, आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ और क्या चाह रही हूँ। आयशा ने दोनों हाथों की उंगलियों से खेलते हुए एक नज़र माँ को देखा और फिर बेडशीट पर उंगली की मदद से दायरे बनाने लगी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो? लहजा सवालिया था। जी, आयशा ने टक्का सा जवाब दिया। आखिर क्या चाह रही हो? आसफा बेगम ने थोड़ी पर उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। मामा, आप नदीम साहब से क्यों मिलती हैं? लहजा जोरदार और काट खाने वाला था। आवाज़ इतनी भारी और तेज़ थी कि एक पल के लिए आसफा बेगम भी कांप उठी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें, जबकि इनके सामने बैठी आयशा जवाब तलब नज़रों से इन्हें देख रही थी। बताइए मामा, नदीम साहब कौन हैं? क्यों रोज़ रोज़ वो हमारे घर आते हैं? आप उनके आने से कबल क्यों इतना तैयार होती हैं और फिर उनके साथ आप कहाँ चली जाती हैं? यके बाद दीगरे सवालों की बौछार आयशा करती गई और वो भारी सर लिए बेड की पुश से टेक लगाकर बैठ गई। सुनो आयशा, अब एक लफ्ज़ नहीं कहोगी तुम, इससे पहले कि मेरा पीपी शूट कर जाए। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। आसफा बेगम ने उंगली से दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। मगर मामा, मैं आयशा मिनमिनाई। माँ की ऐसी हालत देखकर इसकी आंखों में आंसू मज़ीद भर आए थे। देखो, इस वक्त मैं अगर मगर सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। बेहतर यही है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज़ गो टू योर रूम। आसफा बेगम की भराई हुई आवाज़ आयशा को कमरे से निकालने में कामयाब हो गई और वो सिसकियाँ लेती हुई अपने रूम में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
कुछ ही देर बाद टीवी लाउंज से सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। आयशा लाख चाहते हुए भी टीवी लाउंज में आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आसफा बेगम के पुरजोर कहके और नदीम अंकल की घुटी घुटी हंसी की आवाज़ें जब मुसलसल आती रहीं तो वो बेइख्तियार उठी और टीवी लाउंज की जानिब चल दी। टीवी लाउंज में सोफे पर तशरीफ़ फरमा आसफा बेगम और नदीम अंकल एक दूसरे से गुफ्तगू में मगन थे और किसी बात पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रहे थे। आयशा ने चोर निगाहों से दोनों को देखा और दोनों हाथों से अपने सर थामे दोबारा बेड पर ढह गई। कुछ भी हो जाए, जैसे ही बाबा आते हैं इनको मैं मामा के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये बहुत गलत बात है। बाबा की गैर मौजूदगी में मामा इस तरह गैर मर्द के साथ बातें करती हैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बातें करती जा रही थी। आसफा बेगम एक वेल एजुकेटेड खातून थी जिनकी कम उम्री में मोहम्मद इदरीस से शादी हो गई थी। शादी के फ़ौरन बाद ही आयशा ने इनके घर में आंख खोली। आसफा बेगम और आयशा की उम्र में सिर्फ 17 बरस का फ़र्क था। यही वजह थी कि आयशा ने जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो आसफा बेगम भरपूर जवानी के दौर से गुजर रही थी। मगर सितम ये कि इनके शोहर इदरीस साहब खालिस मजहबी फितरत के आदमी थे। 3 माह तबलीगी दौरों पर रहकर जब घर लौटते तो आसफा बेगम और आयशा को डंडे के जोर पर कुरानी तालीम और नमाज की तरफ राग़िब करते और जो इनके अगले दौरे का वक्त आता आसफा बेगम वापस अपनी रविश पर आ जाती। वो शोहर के सामने वाला जाली लिबादा उतार देती और अपनी तस्कीन की खातिर दोबारा नदीम साहब से ताल्लुक़ कायम कर लेती। नदीम साहब का शुमार इनके मोहल्ले के मोअज़्ज़ज़ लोगों में हुआ करता है और वो अपनी फैमिली होने के बावजूद आसफा बेगम की खूबसूरती के आगे बेबस होकर इनके पास थोड़े चले आते हैं। और ये हकीकत भी है कि आसफा बेगम बेहद खूबसूरत थी। मगर ये सारी मुलाकातें जो एक लंबे अरसे से हो रही थी इसने आयशा की बढ़ती उम्र को सवालिया निशान बना दिया था। शायद इसकी वजह ये थी कि आयशा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी और जब वो तबलीगी दौरों पर चले जाते तो इन्हें याद करके रोती रहती क्योंकि आसफा बेगम अपनी दुनिया में मगन थी। और फिर जब आयशा की दोस्त सादिया ने तंजिया लहजे में आयशा से सवाल किया कि ये नदीम अंकल रोज़ तुम्हारे घर क्यों आते हैं और फिर तुम्हारी मामा इनके साथ कहाँ चली जाती हैं, क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारी मामा को कुछ नहीं कहते, तब आयशा ने बेइख्तियार सादिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। खबरदार जो मेरी मामा के बारे में कुछ कहा वो काम से ही जाती होंगी और तुम मुझसे गंदी बातें नहीं करो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। सादिया मुंह बनाती हुई चली गई मगर वो घर आकर खूब फूट फूट कर रोई। दिल के अंदर अजीब सी टूट फूट जारी थी। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वाकई इसकी मामा ऐसी क्यों कर रही हैं और क्यों वो नदीम अंकल से मिलती हैं। ये तो वो जानती थी कि इस बात की खबर इसके बाबा को नहीं है। वो तो सख्त पर्दे के कायल हैं और बिला वजह औरतों का घर से बाहर जाना भी पसंद नहीं करते। फिर मामा क्यों ऐसा करती हैं? ये सवाल इसको मुसलसल तंग कर रहे थे। इस दफ़ा बाबा जैसे ही घर आएंगे मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, इसने खुद से प्रॉमिस किया। आसफा बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही एक बड़ा सा बैग आयशा के सामने रख दिया। देखो तो सही मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। चेहरे पर शदीद थकन के आसार थे मगर लहजे में नरमी घुली हुई थी। क्या है इसमें? आयशा ने एक नज़र बैग की तरफ देखा और फिर किताब पर नजरें जमा ली। स्वीट हार्ट खोल कर तो देखो। आसफा बेगम ने बड़े ही रसान से आयशा को देखा। नो मामा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो बेटा मामा तुम्हारे लिए कितना प्यारा सूट लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। आयशा की खफकी बदस्तूर कायम थी। मामा मैंने आपसे जो सवाल किया है मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे आप यूं बहलाने की कोशिश नहीं करें, आयशा ने गुस्से से कहा। आयशा तुम कितनी बदतमीज़ होती जा रही हो। इस तरह बात करते हैं अपनी मामा से? लहजा हैरत का खमास था। तो क्या दुनिया की सारी मामा अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? आयशा ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। देखो आयशा ये मेरा मसला है। नदीम एक अच्छे इंसान है। अगर वो आ जाते हैं और मैं इनसे बातें करती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सब ही के घर मेहमान आते हैं और वो मेरे ख़ास मेहमान हैं। तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है, आसफा बेगम ने आयशा को समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन अभी वो मज़ीद कुछ बोलती आसफा बेगम ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। बस और कुछ भी नहीं, चलो जल्दी से ये सूट पहन कर दिखाओ, ज़रा मैं देखूँ तो सही मेरी बेटी इस ड्रेस में कैसे लग रही है।
आयशा बोझल कदमों से उठी और सूट पहनकर माँ को दिखाया। ये देखिए मामा, नया सूट जेब तन किए आयशा किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। ओ माय गुडनेस, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। एक पल के लिए सचमुच आसफा बेगम को आयशा पर टूटकर प्यार आया। थैंक्स मामा, लेकिन मामा प्लीज़ आप नदीम अंकल से नहीं मिला करें। पता है सादिया ने मुझसे कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं। वो फिर माँ को कायल करने की कोशिश में अपनी जान हलकान कर रही थी। बिल्कुल बाप पर गई है, जहाँ बात ख़त्म कर दी जाए दोबारा वहीं से शुरू कर देती है। अब के बार तैश आना यकीनी था। आयशा, आइंदा इस मिलने पर तुम कुछ नहीं कहोगी और ये बात मैं आखिरी बार बर्दाश्त कर रही हूँ, तो फिर मैं बाबा से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। आयशा के मुंह से बेख्तियार निकला। व्हाट नॉनसेंस, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तो फिर आप भी इनसे नहीं मिलेंगी। लहजा बागियाना था। आयशा, आसफा बेगम ने इससे आगे कुछ नहीं कहा और वो तेज़ी से कमरे से निकल गई। अगले दिन नदीम साहब को ड्राइंग रूम में बिठाकर आसफा बेगम आयशा को आवाज़ें देने लगी। आयशा आयशा। शायद वो आयशा के बचपने से खौफजदा हो गई थी। जी मामा। गुलाबी रंग के कुर्ते शलवार पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा सलीके से ओढ़कर आने वाली आयशा मोहम्मद इदरीस की बेटी लग रही थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी परछाई तक इस पर नहीं पड़ी थी। इधर मेरे पास आकर बैठो। आसफा बेगम ने आयशा को अपने करीब बिठाया। स्वीट हार्ट, ये तुम्हारे नदीम अंकल आज से तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएंगे। इन्होंने मुस्कुराते हुए नदीम साहब को देखा। क्यों मामा, मैं तो कोचिंग सेंटर जाती हूँ ना, आयशा ने एकदम जवाब दिया। गुड़िया, जब घर में ही ट्यूशन मिल जाएगी तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। चलो जल्दी से अपनी किताबें लेकर आओ, मैं तुम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। आसफा बेगम ने आयशा को नदीम साहब के सामने बैठने का इशारा किया और ख़ुद उठकर चली गई। बेदिली से पढ़ती आयशा अंदर ही अंदर गुड़ रही थी, मगर नदीम साहब भी शातिर इंसान थे। इन्होंने पहले ही दिन अपनी तरफ से आयशा का दिल साफ कर दिया था। 1 घंटे बाद आयशा को इन्होंने छुट्टी दे दी थी। आयशा, आज तुम नदीम अंकल के साथ सुपरमार्केट तक चली जाओ। आसफा बेगम ने बड़ी ही मोहब्बत से आयशा को मनाने वाले अंदाज में कहा। मगर मामा, आयशा को बहुत अजीब सा लगा मामा का यूं कहना। चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारे अंकल नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। देखो तो फिर मिस कॉल आई है मेरे मोबाइल पर। शाबाश, जल्दी से उठो, बस कुछ ही देर में तुम्हारी वापसी हो जाएगी। आसफा बेगम ने बाकायदा इसका हाथ खींचते हुए इसे उठाया और वो बेदिली से नीचे आकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। चले फायजा, मुझे बताएं कि आपने क्या लेना है। आपकी मामा ने तो बड़ी लंबी लिस्ट दी है, मगर आपको क्या चाहिए? नदीम अंकल ने शोख नज़रों से आयशा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं अंकल थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मामा ने जो लिस्ट दी है हम वही ले लेंगे। वो सख्त कोफ्त के आलम में साइड क्लास पर भागती गाड़ियों को देख रही थी। कम ऑन लिटिल गर्ल, आज पहली बार आप हमारे साथ आई हो, आइसक्रीम तो चलेगी। ब्लैक पैंट, नेवी ब्लू शर्ट, क्लीन शेव, आंखों पर गॉगल्स लगाए वो वाकई काफ़ी हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। इसीलिए मामा इन पर मरती थी, वरना बाबा तो ऊंची शलवार, लंबी कमीज़ और दाढ़ी मूछों की फ्रेम से कभी बाहर ही नहीं निकले थे। इसने खुद ही जज किया और मामा के हक में राय दी, मगर अगले ही लम्हे वो इस राय को गलत करारती ड्राइव करते नदीम साहब को देख रही थी। चलो जल्दी से उतरो, आइसक्रीम पार्लर आ गया है। काफ़ी बेदिली से वो नदीम साहब के साथ आइसक्रीम पार्लर में आ गई। लो आइसक्रीम आ गई, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ वरना मेल्ट हो जाएगी। आइसक्रीम का पहला स्पून इन्होंने बड़ी ही अपनायत से आयशा की जाने बढ़ाया। वो इसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। चलो शर्त लगाते हैं, पहले किसकी आइसक्रीम ख़त्म होती है और जो शर्त जीत गया इसकी बात मानना पड़ेगी। जी, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और जल्दी जल्दी आइसक्रीम ख़त्म करने लगी और वाकई वो शर्त जीत गई थी। उफ ओ, हमारी लिटिल गर्ल तो शर्ट जीत गई है। अब बताओ क्या मनवाना है तुम्हें, जो मांगोगे वो मिलेगा। लहजा काफ़ी गंभीर था। क्या वाकई जो मैं कहूँगी वो आप मान लेंगे? पहली बार बेसाख्ता वो फ्री लहजे में मुखातिब हुई थी। इसकी झिझक यकदम ही ख़त्म हो गई थी। हाँ हाँ कहो ना, तुम शर्ट जीत चुकी हो। आप मेरी मामा से नहीं मिला करें, ये मुझे पसंद नहीं। इसने हिम्मत करके दिल की बात कह दी। एक पल के लिए नदीम साहब भी इसकी बहादुरी पे गश गश कर उठे। ओके, मुझे मंजूर है, इंतहाई मुख्तसर जवाब आया। क्या सच? आयशा की आंखों में चमक आ गई।
हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आज के बाद तुम भी मुझसे नहीं मिलोगी? नदीम साहब ने आयशा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। यकदम ही वो सटपटा गई। जी नहीं, पता नहीं। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकल को क्या जवाब दे। चलो सोच कर बता देना, नदीम साहब ने बड़े प्यार भरे लहजे में इसको कहा और उठ गए। मेन गेट पर गाड़ी रोकते ही नदीम साहब ने इसे सामान से भरा बैग पकड़ाया और साथ ही इसे खुश रहने की तलकीन की, क्योंकि बकौल इनके इसके अंदर 70 साला बुढ़िया सांस ले रही है। क्या आप ऊपर नहीं आएंगे? आयशा ने बेख्तियार सवाल किया तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा उठे। आखिर आप शर्ट जीत चुकी हैं स्वीट गर्ल, क्या करें, अब वादे का पास तो करना ही पड़ेगा। ओह हाँ, वो सामान लेकर ऊपर भाग आई और बैग मामा को थमाकर अपने कमरे में आई। और फिर कितनी देर तक वो इस अनजाने खुशी को महसूस करती रही। बेतरतीब धड़कनों को तरतीब देती रही। बाहर से मामा की आवाज़ आती रही। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। आसफा बेगम का मिजाज हो के बेहतर था, मगर आयशा को अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। नदीम अंकल वाकई अच्छे इंसान हैं। अगर वो घर आ जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। मैं खुद ही सॉरी कर लेती हूँ और अपनी शर्त वापस ले लेती हूँ। अभी वो इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि आसफा बेगम ने इसे आवाज़ दी। आयशा जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जी मामा, कहकर वो उठ गई। खाने के दौरान वो मुसलसल माँ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। फिर आखिर इसने माँ से पूछ ही लिया, मामा नदीम अंकल का सेल नंबर चाहिए था। क्यों? हैरत का तासुर चेहरे पर वासिया था। मामा बात करना चाहती हूँ, कितने दिन हो गए हैं वो आई नहीं है। आयशा ने अपनी शर्त वाली बात छुपाते हुए कहा। कहीं मसरूफ़ होंगे और फिर तुम्हें वो पसंद भी तो नहीं है। आसफा बेगम ने आयशा के चेहरे को गौर से देखते हुए जवाब दिया। अरे आप दें तो सही। वो खाना छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। ओके बेटा, मेरे मोबाइल से ही बात कर लो। वाजबी सा जवाब देकर आसफा बेगम किचन में आ गईं, मगर तीर निशाने पे लगा था। नदीम साहब और इनका बनाया गया ये छोटा सा प्लान बिल आखिर मुअस्सर साबित हुआ था। और फिर आयशा ने किस अंदाज में और कैसे बात की, ये तो आसफा बेगम भी नहीं जानती थी। मगर शाम ही नदीम साहब दरवाजे पर खड़े थे। आयशा कमरे में छुप छुप कर जायज़ा ले रही थी। माँ के चेहरे पर खुशी कुछ और नुमायाँ हो गई थी। वो आज बहुत दिनों बाद खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। आयशा अब नदीम अंकल से काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी। एक दिन उनको बोला कि मुझे आइसक्रीम खिलाने क्यों नहीं लेकर जाते। वाई नॉट, जल्दी चलो, आई एम रेडी। ओ थैंक्स अंकल। वो फ़ौरन ही तैयार होकर आ गए। मामा, मैं अंकल के साथ जा रही हूँ। अंकल, हम मामा के लिए आइसक्रीम पैक करवा लेंगे, ठीक है ना? इसने जोश का मुजाहरा करते हुए माँ को बताया। एक पल को आसफा बेगम का चेहरा उतर गया था, मगर ये प्लान इन्हीं का तो बनाया हुआ था। वो खामोश हो गई। आयशा नदीम साहब के साथ जा चुकी थी, मगर उधर आसफा बेगम के दिल में माँ की ममता तड़पने लगी थी। अजब वसवसे और अंदेशे सांप की तरह इनके सीने पर लौट रहे थे। एक पल को पछतावा सांस ले रहा था और दूसरे ही पल नदीम साहब पर अंधा एतबार इन्हें दिलासे दे रहा था। आयशा जब घर लौटी तो इसके हाथ में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स थे। इतनी देर लगा दी, इन्होंने हफ्की से आयशा को खुद से करीब करते हुए शिकवा किया। वो मामा, अंकल मुझे शॉपिंग के लिए ले गए थे, देखिए तो कितने खूबसूरत सूट लाई हूँ। और फिर वो तेज़ी से शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल कर देती रही। इसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। इस सारे शॉपिंग में आसफा बेगम के लिए कुछ भी नहीं था। इनका चेहरा मुरझा गया। अब आयशा और नदीम साहब की दोस्ती बढ़ने लगी थी। कॉलेज से वापसी पर नदीम साहब आयशा को घर ड्रॉप करते या कोचिंग जाने के लिए आयशा इन्हें कॉल कर देती। वो इसे कोचिंग सेंटर छोड़कर घर आ जाते और आसफा बेगम के साथ वक्त गुजारते। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि अचानक जैसे किसी ने झील में पत्थर फेंककर बड़े बड़े दायरे बना दिए हों। मोहम्मद इदरीस की तबलीगी दौरों से वापसी अगले हफ्ते हो रही थी। आसफा बेगम अब मोहतात हो चुकी थी। नदीम साहब को भी खबर जा चुकी थी। सब कुछ गुज़िश्ता कई सालों की तरह हो रहा था। आसफा बेगम वापस अपने दायरा कार में आ चुकी थी, मगर आयशा का हाल बुरा था। नदीम अंकल का प्यार, इनका अंदाज, इनकी बातें, इनकी तारीफ़ करना, इनके साथ गाड़ी में घूमना, ये सब कुछ वो मिस कर रही थी।
इस बार बाबा के आने की इसे खास खुशी भी नहीं हुई थी, बल्कि वो अजीब चिड़चिड़ेपन का शिकार थी। मोहम्मद इदरीस की अगले 2 माह बाद फिर किसी दौरे के लिए रवानगी थी और इन 2 माह में आयशा ने अपनी बेख्तियारी को एक नया रंग दिया। वो छुप छुप कर घर से बाहर नदीम अंकल से मिलने लगी। घर से कोचिंग और दोस्तों के घर कहकर जाने वाली आयशा मुख्तलिफ जगह अंकल के साथ नजर आने लगी। आसमा बेगम अपने बनाए गए जाल में खुद फंसती जा रही थी। इन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मुखालफत करने वाली आयशा इस कदर नदीम साहब के करीब हो जाएगी, मगर वो शोहर के सामने कुछ कह नहीं सकी, बल्कि वो आयशा की साइड लिया करती हैं। इस दिन तो इनके सर पर पहाड़ टूट पड़ा जब आयशा ने इंतहाई ढटाई से माँ से कहा कि वो नदीम अंकल से शादी करना चाहती है। एक पल के लिए आसमा बेगम सुन हो गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? वो सर पीट रही थी। मामा, कोई मैं आपकी तरह गुनाह नहीं कर रही, शादी करना चाहती हूँ इनसे। लहजा नफरत अंगेज था। होश और आवाज़ में रहकर बात करो लड़की, तुम्हारी जुबान तुम्हारे काबू में नहीं रही। अब आसमा बेगम गुस्से से चीखी, मामा राय नहीं ले रही, आपको फैसला सुना रही हूँ। जब अंकल दुबई से आ जाएंगे तो हम निकाह कर लेंगे। क्या नदीम दुबई जा रहा है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए। मामा, मैं यही बात बाबा से भी करूंगी और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी। आयशा ने टका सा जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? इनकी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इदरीस तो इनकी जान ही ले लेंगे। इन्हें कुछ पता चल गया तो? नहीं, वो खुद अपनी ही बातों से खौफजदा हो गई थी। आयशा, मेरी जान, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। देखो, ये गलत है। तुमने अपनी और इनकी उम्र में फ़र्क देखा है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मामा, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे शादी के लिए रजामंद है। छुप छुप कर मिलना बहुत मुश्किल है और फिर मैं कोई गलत काम क्यों करूँ? सीधी तरह शरीयत के तहत शादी कर लूँ, यही मेरे हक में बेहतर है। आप फिक्र न करें मामा, मैं बाबा से खुद बात कर लूँगी। आयशा वो ज़ोर से सिसकी लेते हुए चीखी। मामा, आपको मुझसे जेलसी तो नहीं हो रही? लहजा तंसिया था। आयशा, तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? आसमा बेगम ने आंसू से भरी निगाहें फायजा पर डाली। मामा, अब मज़ीद मुझसे कोई फजूल बात न करें। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे मज़ीद तंग मत कीजिएगा। आयशा जा चुकी थी, जबकि आसमा बेगम नीम बेहोशी की कैफियत से अपने किए पर मातम कर रही थी। अगले हफ्ते जैसे ही इदरीस साहब घर आए, आयशा ने इंतहाई ढटाई से सारी बात बाबा से कह दी। इदरीस का गुस्सा अपने अरूज पर था। इन्होंने एक नज़र आयशा को देखा और फिर इसे धक्का देते हुए आसमा बेगम के कमरे में आ गए। वो आसमा बेगम को कोसते रहे, इनको गलत तरबियत के ताने देते रहे। दोनों के दरमियान लड़ाई खूब जोर शोर से हो रही थी। आयशा को उस पल बेहद गुस्सा आया। वो बाप के सामने गई और सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि नदीम साहब और मामा के आपस में ताल्लुकात भी हैं। ये सुनते ही मोहम्मद इदरीस आपस से बाहर हो गए और उसी वक्त आसमा बेगम को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया और आयशा को एक रूम में बंद कर दिया। आयशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसके वहम व गुमान में नहीं था कि बाबा इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। आसमा बेगम बाहर रोड पे खड़ी दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नदीम साहब भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो पागल हुई जा रही थी कि अब वो कहाँ जाएं। उनका कोई ठिकाना नहीं था, और अपने घर को आग लगाने वाली औरतों का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं होता। अगली सुबह मोहम्मद इदरीस की आंख खुली तो आयशा अपने कमरे से गायब थी। वो खिड़की के रास्ते घर से भाग चुकी थी। उसी शाम वो नदीम साहब के साथ निकाह कर दुबई रवाना हो गई। आसमा बेगम अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गई थी। अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन दारुल अमान में गुजार रही है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।